क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास के सबसे टेरिबल फैमिन्स में से एक, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाई गई नीतियों की वजह से हुआ था। एक ऐसा अकाल जिसने पूरे पूरे गांव मिटा दिए, फिर भी दुनिया शायद ही इसके बारे में बात करती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन था, और जब खाना उपलब्ध था तब भी लाखों लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? यह है 1943 के बंगाल अकाल की अनकही सच्चाई, एक ट्रेजेडी जो पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट, ये समस्याएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। सूडान से यमन तक, वेनेजुएला से भारत तक, ये संकट जारी है। बंगाल अकाल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिखाता है कि पावर, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज तय करती हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। भूख सिर्फ खाने की कमी का नाम नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिक्स और प्रायोरिटीज का खेल है। इतिहास ने बार बार साबित किया है कि भूख एक हथियार बन सकती है। आज जब हम इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को देखते हैं, तो 1943 का बंगाल अकाल हमें ऐसी सीख देता है जो पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। इस टेरिबल ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें 1940 के दशक की ब्रिटिश भारत की स्थिति को देखना होगा। उस समय भारत कोलोनियलिज्म के अधीन था और बंगाल उसकी सबसे प्रॉस्परस प्रोविंसेस में से एक था, जो बड़ी मात्रा में चावल उत्पादन करता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो हालात तेजी से बदलने लगे। युद्ध ने दो बड़े संकट पैदा किए, आर्थिक अस्थिरता और भोजन की आपूर्ति का दुरुपयोग। लेकिन यही अकेली वजह नहीं थी इस भयंकर अकाल की। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1943 से पहले बंगाल एक रिच एग्रीकल्चरल एरिया था, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल, जूट और व्यापार पर आधारित थी। बंगाल की फर्टाइल लैंड और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस इसे कृषि उत्पादन के लिए सुइटेबल बनाती थी, जिससे यह भारत के अन्य हिस्सों और ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए चावल का एक मेजर सप्लायर्स बना। यहाँ का एग्रीकल्चरल सिस्टम इतनी प्रभावशाली थी कि बंगाल न केवल अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करता था, बल्कि बड़े पैमाने पर अनाज का निर्यात भी करता था। विशेष रूप से चावल उत्पादन में यह फील्ड पायनियर था, जिससे स्थानीय लोगों को पर्याप्त फूड सप्लाई मिलती थी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती थी। इसके अलावा जूट इंडस्ट्री भी यहाँ के व्यापार और निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो ग्लोबल मार्केट्स में बंगाल की इकोनॉमिक आइडेंटिटी को और एम्पावर करता था। हालांकि बंगाल अपनी एडिशनल फूड सिक्योरिटी के लिए म्यांमार से आयात पर भी निर्भर था। यह आयात सुनिश्चित करता था कि अकाल या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फूड सप्लाई डिसरप्टेड न हो। कुल मिलाकर 1943 से पहले का बंगाल कृषि और व्यापार के माध्यम से एक समृद्ध और आत्मनिर्भर क्षेत्र था, जहां अनाज और जूट उत्पादन की प्रचुरता थी। फिर आया युद्ध, जिसने बंगाल की प्रॉस्पेरिटी को गहरे संकट में डाल दिया। 1942 में जापान ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया, जिससे बंगाल को मिलने वाली चावल की सप्लाई अचानक बंद हो गई। ये वही चावल था जिस पर क्षेत्र की फूड सिक्योरिटी काफी हद तक निर्भर थी। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश सेना की मांगे तेजी से बढ़ने लगीं। सेना को भोजन और अन्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के हिस्से के अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उनसे छीन लिया गया। इससे आम जनता के लिए फूड क्राइसिस और भी भयावह हो गया। हालात इस कदर बिगड़ते चले गए कि लाखों लोगों के पास भोजन की व्यवस्था तक नहीं बची। स्थिति की गंभीरता के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने ड्रॉट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने से इनकार कर दिया, जिससे राहत प्रयास भी प्रभावी रूप से शुरू नहीं हो सके। गवर्नमेंट एपैथी और वॉर टाइम पॉलिसीज ने मिलकर इस संकट को और अधिक भयावह बना दिया, जिससे 1943 में बंगाल ने
इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक का सामना किया। बंगाल के 1943 के भयावह अकाल का सबसे बड़ा कारण कोई प्राकृतिक आपदा या सूखा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारतीय खाद्य संसाधनों को युद्ध प्रयासों के लिए हड़प लिया, जिससे स्थानीय नागरिकों के लिए खाद्य आपूर्ति गहरी संकट में चली गई। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और उनकी सरकार ने भारत से भारी मात्रा में अनाज ब्रिटिश सैनिकों के लिए ले लिया, जबकि बंगाल के लाखों लोग भूखमरी से मरने के लिए मजबूर हो गए। जब बंगाल के अधिकारियों ने खाद्य राहत की गुहार लगाई, तो चर्चिल ने न केवल उनकी अनदेखी की, बल्कि एक अमानवीय टिप्पणी करते हुए पूछा, गांधी अब तक क्यों नहीं मरे? ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के पास पर्याप्त खाद्य भंडार था, जिसे गोदामों में संग्रहित कर लिया गया, लेकिन इसे जरूरतमंद भारतीयों तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये केवल लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी क्रूरता थी, जिसमें लाखों बेगुनाहों की जान गई। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस संकट को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बढ़ती खाद्य कमी को लेकर स्थानीय चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब राहत की मांग की गई, तो या तो उसे ठुकरा दिया गया या फिर जानबूझकर देरी की गई, जिससे हालात और भयावह हो गए। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की एक निर्मम नीति थी, जिसने बंगाल को भूखमरी की आग में झोंक दिया। भारत में जापानी आक्रमण को रोकने के नाम पर ब्रिटिश सरकार ने स्कोर्च्ड अर्थ नीति लागू की, जिसने बंगाल की फूड सप्लाई और इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस नीति के तहत ब्रिटिश प्रशासन ने बंगाल के हजारों चावल के खेतों, पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और किसानों की लाइवलीहुड के साधनों को जानबूझकर नष्ट कर दिया। खासतौर पर 45,000 से अधिक नावों को डुबो दिया गया या जला दिया गया, जिससे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इन नावों का उपयोग किसान और व्यापारी चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करते थे, लेकिन जब यह साधन ही नष्ट कर दिए गए, तो अनाज होते हुए भी भूख से मरने की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिकों ने चावल के खेतों पर कब्जा कर लिया और वॉर रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी देते हुए नागरिकों को उनके ही संसाधनों से वंचित कर दिया। किसानों के पास न तो अगले फसल चक्र के लिए बीज बचे और न ही खेती के औजार, जिससे भविष्य की फूड सप्लाई भी अनसर्टन हो गई। ये नीति न केवल एक सैन्य रणनीति थी, बल्कि एक ऐसी विनाशकारी योजना थी जिसने बंगाल के करोड़ों लोगों को भूखमरी के अंधेरे में धकेल दिया। बंगाल के अकाल को और भयावह बनाने में जमाखोरी और कीमतों में हेरफेर ने अहम भूमिका निभाई। चावल, जो कभी आम आदमी की पहुंच में था, देखते ही देखते इतना महंगा हो गया कि गरीबों के लिए तो दूर, मध्यम वर्ग के लिए भी इसे खरीदना असंभव हो गया। ब्रिटिश सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में चावल की कीमतों में 400% तक की बढ़ोतरी हो गई। हालात इतने बुरे हो गए कि पैसे वालों को भी भोजन खरीदने में मुश्किल होने लगी। इस आपदा के बीच काला बाजार तेजी से फलने फूलने लगा। भ्रष्ट व्यापारी और ब्रिटिश अधिकारी खुद इन बाजारों को नियंत्रित कर रहे थे, जहां ऊंचे दामों पर खाद्य सामग्री बेची जा रही थी। गरीब जनता भूख से मर रही थी, जबकि अनाज उन लोगों के हाथों में था जो इसे ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय सरकार ने राशनिंग लागू करने में गौर लापरवाही दिखाई, और जब तक इस पर विचार किया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जो फूड सप्लाई रिलीफ कार्यों के लिए निर्धारित की गई थी, उसे भी नागरिकों तक पहुंचाने के बजाय सैन्य उपयोग में मोड़ दिया गया। इस गवर्नमेंट एपैथी और प्रॉफिटीरिंग ने बंगाल को अकाल के दलदल में और गहरा धकेल दिया। क्या यह ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? कुछ हिस्टोरियंस का तर्क है कि ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ था और उसके पास बंगाल की मदद करने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को फूड एड देने की पेशकश की थी, लेकिन चर्चिल ने जानबूझकर इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया।
ये निर्णय ब्रिटिश सरकार की प्रायोरिटीज को दर्शाता है, जहां भारतीय नागरिकों की भूखमरी से अधिक महत्वपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य और उसके युद्ध प्रयास थे। सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही नहीं, बल्कि भारत के अपने नेताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है। जिन्ना और नेहरू जैसे नेता ब्रिटिश प्रशासन पर पर्याप्त दबाव बनाने में विफल रहे, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। लेकिन क्या यह ट्रेजेडी टाली जा सकती थी? अगर कुछ महत्वपूर्ण कदम समय रहते उठाए जाते तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अर्जेंट फूड इंपोर्ट्स। ब्रिटेन को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सहायता स्वीकार करनी चाहिए थी, जिससे खाद्य संकट को रोका जा सकता था। प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज। सरकार जमाखोरी और कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई कीमतों पर सख्ती कर सकती थी, ताकि आम जनता को अनाज मिल पाता। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड आइटम्स को गोदामों में सड़ने के बजाय सीधे प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी कदम सही समय पर नहीं उठाए गए। नतीजा यह हुआ कि लाखों निर्दोष लोगों को भूख और कुपोषण से मरना पड़ा। यह अकाल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक निर्मम औपनिवेशिक नीति का दुष्परिणाम था, जिसकी कीमत बंगाल ने चुकाई। यह सिर्फ एक ड्राफ्ट नहीं था, यह उपेक्षा और सत्ता की क्रूरता से किया गया नरसंहार था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे प्राकृतिक आपदा ने नहीं, बल्कि युद्ध, लालच और पॉलिटिकल अपैथी ने जन्म दिया। ब्रिटिश नीतियों, जानबूझकर की गई फूड कट्स और सत्ता के गलत फैसलों ने लाखों निर्दोष लोगों को मौत के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन यह कहानी केवल अतीत तक सीमित नहीं है। इतिहास आज भी अलग अलग रूपों में खुद को दोहरा रहा है, चाहे वह यमन में भूख का संकट हो, जहां युद्ध ने फूड सप्लाई को ध्वस्त कर दिया है, या उत्तर कोरिया, जहां नागरिकों को कठोर राशनिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये घटनाएं हमें एक कठोर सच्चाई दिखाती है। भोजन सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि सत्ता का एक हथियार है। इसे रोकने के लिए केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं है, हमें कार्यवाही करनी होगी। अब समय आ गया है कि हम सत्ता में बैठे लोगों से बेहतर नीतियां, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो सभी के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करती है, किसी को भी भूख से नहीं मरना चाहिए। ये केवल इतिहास से सीखा गया एक सबक नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे हमें हर हाल में निभाना होगा।